ऐसे, एक तो कितना दूरी पे दिखाई देगा, और दूसरा अगर मोशन होता है, वेलोसिटी आती है तो कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी, है ना। ये दोनों क्वेश्चन देख लिया हमने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या है? ये पिछले वाला माइक जो खराब वाला है, आज सुबह भी आधे घंटे क्लास दे रहे हो। यहाँ पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे देखना। चलो, दिक्कत हो रही है? कोई सही आ रही है आवाज़? सही नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रहा है बोल रहा हूँ जब। नहीं, वो तो डेली है, लगाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, 5 मिनट करते हैं क्लास, उसे आइडिया लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और एक स्लैब है। स्लैब क्या है ये? स्लैब, पैरेलल स्लैब बोलते हैं इसे। दोनों सरफेस पैरेलल है तो पैरेलल स्लैब। इसकी थिकनेस मान लो हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। इसका म्यू है 4, इधर का म्यू 3 है, इधर का भी म्यू 3 है। सही है? यस सर। इधर का म्यू, हाँ तो 1 ले लो, 1। इधर का म्यू भी 1 है। यहाँ पे है ऑब्जर्वर, या पहले 2 नाम थे, ए और बी। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। बी की दूरी यहाँ से है 10 सेंटीमीटर और ए की दूरी यहाँ से है 15 सेंटीमीटर। सारा डाटा क्लियर है बेटा? आपसे आ रही है आवाज़? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, इसके बाद की आवाज़ आ रही है। उसके बाद एसी की आवाज़ आ रही होगी, एसी चला के रखा है तो ए और बी, ये 15, ये बी से 10। सही है? पहला सवाल है, मान लो ए और बी 2 पर्सन है, ए और बी 2 पर्सन है। तो पहला सवाल है कि एट व्हाट डिस्टेंस from himself A will observe B है? A जो है वो खुद को, मतलब खुद से कितना दूर B को देखेगा, या B उसको कितनी दूर दिखाई देगा।
कितना आ रहा है? 30 कैसे? ए देख रहा है, ए देख रहा है ना, ए देख रहा है, तो क्या ए देख रहा है म्यू बराबर 1 से? तो क्या 15 तो से 15 देखेगा? ये 20/4 इंटू 1 और ये 10 1 सेम देखेगा 10। इसका मतलब कितना दूर देखा, कितना दूर देखा? 15 प्लस 20/4 इंटू 1 प्लस एन, आंसर कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूर देखेगा, सही है? उल्टा सोचें कि बी कहाँ देखेगा ए को, वो भी निकाल लो। चलो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना? करके देखो, सॉल्व सेम आ रहा होगा। बी ए को कितना दूर देखेगा? तो 10 का 10 20/4 सेम आएगा। कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ तक तो आगे बढ़ें। ये एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका भी μ1। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये भी μ1 और उधर भी। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से x दूरी पर है, इसकी थिकनेस t है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ से y दूरी पर है। समझ में आया? ये μ1 दोनों साइड मीडियम सेम, स्लैब μ2 की है, थिकनेस t, इधर से y दूरी पे ऑब्जर्वर, उधर से x दूरी पे ऑब्जेक्ट। रियलिटी में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से कितना दूर है? रियलिटी में x + y + t। लेकिन क्या इतना ही दूर दिखेगा? तो हम देखें, distance of object as seen by observer, distance of object as seen by observer। मतलब ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट को कितना दूर देखेगा, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को कितना दूर देखेगा, तो कैसे निकालेंगे? y तो y दिखेगा, x भी x दिखेगा, तो क्या x + y + t/μ2 इंटू μ1। अरे सही है? कोई डाउट? x + y + t/μ2 इंटू μ1। अच्छा, रियलिटी में कितना दूर है? रियलिटी में दूर है x + y + t। तो क्या कुछ शिफ्ट होके देखा? कुछ शिफ्ट होके देखा, कुछ शिफ्टिंग हो गई। तो शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल डिस्टेंस थी x + y + t, लेकिन दिखा कितना?
एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन म्यू टू इंटू म्यू वन। बोलो सही है? तो कितना शिफ्टिंग हुआ? एक्स प्लस वाई तो कट जाएगा, टी कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस म्यू वन अपॉन म्यू टू आ जाएगा क्या? अरे इसको क्या लिख रहा हूँ ना, अगर म्यू आर बोल रहा हूं मैं, म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू, मतलब म्यू वन अपॉन म्यू टू की म्यू टू अपॉन म्यू वन? स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या होगा? देखो स्लैब अपॉन सराउंडिंग ना, स्लैब अपॉन सराउंडिंग तो म्यू टू अपॉन म्यू वन, मतलब म्यू टू अपॉन म्यू वन की जगह क्या मैं म्यू आर रख सकता हूँ? म्यू आर रख दो यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्या ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं? कोई दिक्कत होगी याद करने में? नहीं ना? ये फॉर्मूला याद कर लेना है। बताऊंगा भी क्यों याद करना है। तो शिफ्टिंग कितनी होगी? टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आर। ये फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। किस चीज़ का फॉर्मूला है? शिफ्टिंग ड्यू टू ए पैरेलल स्लैब। शिफ्टिंग ड्यू टू ए, अगर कोई पैरेलल स्लैब है उसकी वजह से कितनी शिफ्टिंग होती है? टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आर। टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते हैं। पहला कि जो शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग क्या शिफ्टिंग में एक्स और वाई आ रहा है? मतलब क्या हुआ इसका? अगर मैं स्लैब को थोड़ा सा लेफ्ट में सरका दूं या स्लैब को थोड़ा सा राइट में सरका दूं तो क्या शिफ्टिंग पे फर्क पड़ेगा? शिफ्टिंग तो केवल स्लैब की थिकनेस और दोनों मीडियम इन पे डिपेंड करती है बस। शिफ्टिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ स्लैब। शिफ्टिंग इज Shifting is independent of the position of slab. स्लैब कहाँ पे रखी हुई है इस बात पे शिफ्टिंग डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आया? कोई डाउट बोलो। अब बिल्कुल बात सही है तुम्हारी कि सर इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत क्या है? सर ये सवाल कर तो लिया था बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूले के बढ़िया सवाल कर लिया। अगर शिफ्टिंग पूछे मुझसे कोई कभी, अगर शिफ्टिंग पूछे मुझसे तो क्या बोलूँगा? ओरिजिनल डिस्टेंस थी 35 और 10 45, दिख कितने पर है? 30, शिफ्टिंग कितनी? 15, खत्म। यही तो किया है। मतलब क्या बिना फॉर्मूला याद के भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद करके क्या फ़ायदा होगा मैं तो बताऊँगा। देखो आगे डिस्टेंस नहीं दे रखा तो एक्स वाई मान लो, वो तो वैसे भी कट जाना है। अगर डिस्टेंस नहीं दे रखा हो तो एक्स वाई मान लो, वो तो वैसे भी कट जाना है बाद में, तो निकाल तो लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। मैं आगे सवाल बता रहा हूँ कैसे। आगे बढ़ो। म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये बंद हो गया ना इसी, फिर क्यों बोल रहा है? यहाँ से बंद तो है तो ऊपर भी ऐसे लगे हुए हैं इसलिए तो सर ऊपर वाली एक्सिस पानी इसके पानी के बाद टपटा पानी चाहिए था ना फिर सर वही नहीं ऐसा मोटर चल रही है ऐसा लग रहा है इसलिए चलो ठीक है। देखो म्यू आर क्या है? म्यू आर
म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अच्छा, ये फॉर्मूला तब लगता है जब स्लैब के दोनों तरफ मीडियम सेम हो। अगर अलग अलग मीडियम होगा तो ये फॉर्मूला, ये बात समझ में आ गई? स्लैब के दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, ये भी लिख लेते हैं। क्या था क्लियर? स्लैब के दोनों तरफ मीडियम सेम होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। शिफ्टिंग स्लैब की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। फॉर्मूला याद कर लिया, S बराबर T1 - 1/μr। गलत है ना ब्रो? ये फॉर्मूला तब आया है जब दोनों तरफ मीडियम सेम है। अगर दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला आएगा ही नहीं। करके देखो, वो जो वाई डिस्टेंस होगी तो कुछ और दिखेगी। ठीक है, बना के देखो एक बार, इक्वेशन ये नहीं बनेगी, अलग आ जाएगा आंसर कुछ। ठीक है, इस स्लैब के लिए जो अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो तुम ऐसा कर सकते हो, स्लैब को सरका लो, मीडियम सेम कर लो। कहने का मतलब ये फॉर्मूला तभी लगाना है स्लैब के दोनों तरफ मीडियम सेम। अगर अलग अलग है तो थोड़ा लॉजिक तो है ही ना। अगर मान लो यहाँ पे म्यू बराबर 2 होता तो सवाल तो कर ही सकता था, उसमें क्या दिक्कत है? अगर म्यू बराबर 2 होता तो फिर इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम नहीं आते, अलग अलग आते हैं। ठीक है ना? अब इसको एकदम और अच्छे दोबारा याद करते हैं। देखो मैं कुछ इसमें अच्छे से और बताता हूँ इसको कि मान लो ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है, ये ऑब्जेक्ट है, देखना ध्यान से। यहाँ से मान लो एक रे गई सीधी, ये गई सीधी, कैसे कैसे निकल जाएगी? अरे बोलो, सही है। दूसरी रे गई मान लो यहाँ से ऐसे, ये दूसरी रे ली मैंने, ऑब्जेक्ट से 2 रे निकाल रहा हूँ। एक ये वाली चली गई सीधी, दूसरी गई ऐसे। रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, वो बता नहीं सकते कहाँ दिख रहा है रेयर से डेंसर। म्यू दिया ही नहीं हुआ किसी का, किसी का म्यू नहीं दिया हुआ है ना। चला गया बेटा। एसी में अच्छी नींद आती है कि बिना एसी के? हैं? एसी के अच्छी हवा लग रही है उधर? लग रही? हवा तो उधर आ रही होगी। हाँ, तो एक रे ऐसे गई, रेयर से डेंसर की, डेंसर से रेयर बता नहीं सकते अभी। चलो रेयर से डेंसर मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? रेयर से डेंसर। तो क्या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी? बोलो। अब उधर आए, उधर जब रे आएगी तो क्या वापस से इसी के पैरेलल हो जाएगी? क्यों? मीडियम सेम है। मीडियम कैसा है? अगर मान लो इधर μ1, इधर μ1, इधर μ1, इधर μ2, और मान लेता हूँ कि μ2 बड़ा है μ1 से।
मतलब रेड से डेंसर। ऐसे गई, अब वापस से बाहर निकलेगी तो क्या वो इसी के पैरेलल हो जाएगी? लॉजिक बताओ क्यों पैरेलल हो जाएगी इसके? स्नेल्स लॉ लगा सकते हो सीधा, स्नेल्स लॉ। डायरेक्टली यहाँ और यहाँ लगा सकता हूँ ना, बीच में लगाने की ज़रूरत सेम आ जाएगा। यहाँ आ गए। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसके पास तो कौन सी देर 2 रे पहुँची? ये हो रही है। मतलब वैसे तो इनफाइनाइट पहुँचेंगे, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें केवल कितनी रे की ज़रूरत है? 2 रे की। वैसे तो 2 रे से इमेज थोड़ी बनती है। इनफाइनाइट रेज पहुँचेंगे उसके पास तो तब उसको इमेज दिखेगी, लेकिन इमेज को प्लॉट करने के लिए केवल हमें 2 रेज की ज़रूरत है। 2 पहुँची इसके बाद तो इसको कहाँ दिखेगा ऑब्जेक्ट? इमेज कहाँ दिखेगी इसको? इसको इमेज कहाँ दिखेगी? क्या इसको एक्सटेंड करूँ? क्या यहाँ दिखी इमेज? यहाँ क्या दिखी? इमेज। अगर इसकी थिकनेस T है, थिकनेस कितनी है? T। तो बेटा ये जो शिफ्टिंग हो गई इसकी शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग कितनी होती है? इसका फॉर्मूला क्या है जो भी तुमने पढ़ा था? क्या? T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन u r। T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन u r। बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, अब इसका यूज क्या है? तो कई बार अच्छा सवाल जब बनता है तो ऐसा होगा, यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा देगा। यहाँ पे क्या लगा देगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लगा के बोलेगा इसकी फाइनल इमेज की पोजीशन बताओ कितनी होगी। तो क्या करेंगे? पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर उससे रिफ्लेक्शन होगा, फिर दोबारा इससे रिफ्रैक्शन होगा। रे वापस तो जाएगी, आएगी रे, मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद फिर वापस जाएगी। मतलब एक बार इससे हुआ, फिर रिफ्लेक्शन, और फिर वापस से रिफ्लेक्शन। 3 बार काम करना पड़ेगा। तो अगर जो पहले मैंने तरीका बताया उससे सॉल्व करोगे टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो ये फॉर्मूला याद होगा, बहुत जल्दी से कर लोगे इससे। हाँ, काफी ज्यादा साउंड आने लगे। पिछली क्लास इसी माइक से चल रही थी क्या? डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक में, बच्चों को आवाज़ सही नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक में। ये रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रही है ना? नहीं नहीं, ऑब्जर्वर क्या करेगा? ऐसी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये आवाज़ क्यों कर रहा है बंद हो गया तो?
क्या कर रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सर ये माइक निकाल दें, अगर माइक से कोई प्रॉब्लम हो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आवाज़ एकदम साइलेंट होनी चाहिए, तभी कैमरा एकदम आवाज़ देगा आपका। निकाल के देखो लो, लेकिन आगे उससे होगा नहीं। आप बोलिए जो बात। हाँ बेटा, आपको आवाज़ ठीक आ रही है? और बैनर जो बेकार आ रही है, वो बेकार आ रही है। राजीव सर टेस्ट करते हैं। राजीव सर टेस्ट करते हैं। आप कुछ बोलिए तो देखो, तो ये तो समझ में आ गया कि शिफ्टिंग की वैल्यू t * 1 - 1/r होती है। लेकिन ये कैसे पता करोगे कि शिफ्टिंग इधर होगी कि उधर होगी? ये कैसे पता करोगे? साइंस शिफ्टिंग का साइन मतलब अगर नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव आएगा तो बाकी एक तरफ पॉजिटिव होगा। तो हम एक चीज याद करेंगे, हम एक और चीज याद करेंगे इसमें कि शिफ्टिंग जो होती है, शिफ्टिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। शिफ्टिंग हमेशा कहाँ होती है? इंसिडेंट डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिव है तो शिफ्टिंग हमेशा, मतलब इसके साथ में वो क्या क्या पॉइंट याद करना इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है t * 1 - 1/r, ur होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सर ये नेटवर्क की प्रॉब्लम, आपका वो पिक्चर भी रुक जा रहा है, नेट की प्रॉब्लम से है, क्योंकि आपका जो पिक्चर है वो भी रुक जा रहा है। पिक्चर एकदम से नहीं, अभी मैं बाहर गया तो देखो आवाज़ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा सर इसको निकालने के बाद, दवाई देते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला हमने याद कर ही लिया, t * 1 - 1/r। शिफ्टिंग इतनी होती है, हमें साथ में ये भी याद करना है कि शिफ्टिंग हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हम इसके साथ में ये भी याद करेंगे, शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बात समझ में आ गई? शिफ्टिंग हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शिफ्टिंग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होती है, स्लैब की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है दोनों तरफ मीडियम से। तो ये चीज़ें इसके बारे में हमने याद कर ली। आगे बढ़ो। ये रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज था, क्या था? अच्छा, अगर हम बात करें दूसरा केस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज कैसे बनेगा देखना। ये स्लैब है, मान लो ये μ2, ये μ1, ये μ1, ये μ1, μ2, μ1, μ2 बड़ा है μ1 से, मतलब रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर जाएगी तो ऐसी हो जाएगी। सही किया? सही किया ना पक्का? इसके बाद मतलब इसके पैरेलल यहाँ तक
क्लियर है बेटा? दूसरी रे लेता हूं, दूसरी रे अब बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है इसमें, रियल की वर्चुअल? ऑब्जेक्ट कैसे? ये इंसिडेंट रे ना, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन वास्तव में हो रहा है कि एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा? मतलब कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल। तो मिलाते हैं, देखो ऑब्जेक्ट को। क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया? ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और क्या रियलिटी में रेज यहाँ आके मिली? रियलिटी में रेज यहाँ आके मिली, तो ये हो गई इमेज। और ऑब्जेक्ट से इमेज जो आती है वो क्या होती है? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का फॉर्मूला अभी भी कितना? T/1 - 1/r। T/1 - 1/, और शिफ्टिंग हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होती है। हाँ सही है, सही है। कैसा? अभी तो अपन पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, बाकी तो डिपेंड करेगा म्यू आर पे। तो म्यू 2 बड़ा है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर म्यू 1 बड़ा होता तो नेगेटिव आ जाता। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो हमने भी सीखा है कि पैरेलल स्लैब, जो पैरेलल स्लैब है वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाती है, वर्चुअल की रियल बनाती है, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल की रियल बनाती है, लेकिन थोड़ा शिफ्ट करके बनाती है। कितना शिफ्ट करती है? T/1 - 1/r। एंड शिफ्टिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। अब कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ सर, एक बार डायरेक्शन बेटा हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखो। हमेशा कहाँ शिफ्ट होगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन तो बताऊंगा, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ का म्यू 6 है, यहाँ का म्यू 2 है। थिकनेस इसकी 20 सेंटीमीटर है, सही है। ये रेज जो इंसिडेंट रेज है वो यहाँ पे मिलती, अगर ये स्लैब नहीं होती तो। इंसिडेंट रेज यहाँ पे मिलती अगर स्लैब नहीं होती तो। और ये जो दूरी है यहाँ से, सौ सेंटीमीटर, कितना? 100 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन where rays will finally converge. यहीं से 60 सेंटीमीटर। और सोचो।
का फॉर्मूला क्या होता है? T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आर। T हो गया 20, 1 माइनस 1 अपॉन व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर का मतलब होता है स्लैब अपॉन सराउंडिंग, तो 1/3, 2/6 मतलब, अरे सही है, 3 ऊपर आ जाएगा, -2 इंटू 20 -40 आ रहा है। शिफ्टिंग क्या आ रही है? -40 सेंटीमीटर। शिफ्टिंग कितनी आ रही है? -40 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? राइट लेफ्ट? माइनस का मतलब है अपोजिट टू इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जा रही है, इंसिडेंट रेज जा रही है। अगर शिफ्टिंग पॉजिटिव आती तो इधर ही होती, लेकिन नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब समझ में आया? तो इसका मतलब है 40 सेंटीमीटर अपोजिट टू इंसिडेंट रेज। समझ में आया? इसका मतलब फाइनली जो इंटरसेक्ट करेंगी वो कहाँ करेंगी? यहाँ पे करेंगे कहीं? यहाँ से कितने दूर? समझ में आया नहीं आया? तो कोई डाउट तो पूछो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि सवाल मैंने तो बताया, सवाल कैसा आएगा? अच्छा सवाल बनेगा तो कैसा बन सकता है? मिरर लगा दे, लेंस लगा दे, समझ में आ रही है बात? हाँ, अलग मीडियम कर दे, लेकिन अलग मीडियम में तो बेटा फिर तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगी फॉर्मूला लगाने में। ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो इसको सरकाना पड़ेगा उधर, ताकि मीडियम दोनों तरफ सेम हो जाए। हाँ, अलग करना पड़ेगा। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो, आगे बढ़ूँ? अगला सवाल। ये एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है T। थिकनेस कितनी है? T। यहाँ से एक रे जाती है, थोड़ा सा और हल्के से, यहाँ से एक रे जाती है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है या म्यू2 है, बाहर का म्यू1 है। यहाँ से एक रे जाती है, पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, मान लो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, फिर यहाँ से निकली तो क्या फिर से ऐसे हो जाएगी? कोई डाउट? मतलब पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों कैसी होती हैं? पैरेलल। इंसिडेंट और इमर्जेंट दोनों कैसी होंगी? पैरेलल। मतलब अगर यहाँ पे एंगल I बन रहा था, यहाँ पे कुछ R बन रहा था, तो ये भी R हो जाएगा। अरे ये R तो ये, और ये क्या होगा? ज़्यादा क्लियर है? तो इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हैं, लेकिन देखने में
में ऐसा लग रहा है कि रे थोड़ा शिफ्ट हो गई, पहले इधर के अलॉन्ग जा रही थी, अब उस लाइन के अलॉन्ग आ गई। ऐसे सोचो कि अगर ये स्लैब नहीं होती, अगर ये स्लैब नहीं होती तो क्या रे ऐसे ही जाती रहती? सही है। अगर ये स्लैब नहीं होती तो क्या रे ऐसे ही आगे बढ़ती रहती? अब रे का डायरेक्शन, या बोलो कि रे जिस लाइन के अलॉन्ग जा रही है, क्या वो लाइन अब ये वाली है? तो हम ऐसा बोलेंगे कि लाइन जो रे है वो पैरेलली शिफ्ट हो गई। रे क्या हो गई? क्या रे ने अपना डायरेक्शन चेंज किया? क्या रे डेविएट हुई? क्या रे डेविएट हुई? डेविएशन तो जीरो है, लेकिन क्या रे अपने पैरेलल शिफ्ट हो गई? इसे बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग। इसे क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्टिंग। तो क्या ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो, क्या यही लैटरल शिफ्टिंग होगी? सही है, सही है ना? तो टॉपिक का नाम भी लिख देता हूँ। Lateral shifting due to a parallel slab. Lateral shifting due to a parallel slab. निकाल सकते हो शिफ्टिंग कितनी होगी? करो, कोशिश करो एक बार। ये टी तुम्हें पता है, करो। हैं? क्या होगा? नहीं, सुनो, रुको तो एक बार, मैं तो हिंट तो दो, कुछ ऐसे नहीं कर पाओगे। ये वाला एंगल कितना है? ये समझ में आ गया? अच्छा, अब चलो एंगल तो पता चल गया, अच्छी बात है, लेकिन ये वाली साइड पता है कैसे? टी से निकाल ले। कौन सा? टी सेका, टी अपॉन कौन सा? चलो देखते हैं, क्या ये वाली लेंथ जो है, क्या ये टी है? ये क्या है? टी। ये एंगल कितना है? छोटा सा आर। तो ये साइड क्या होगी? निकाल लोगे? अरे कॉस आर बराबर टी अपॉन दिस साइड। कॉस आर बराबर टी अपॉन दिस साइड। तो दिस साइड बराबर टी अपॉन कॉस आर या टी सेक आर। सही है? तो ये वाली साइड आ गई टी अपॉन कॉस आर। ये वाली साइड क्या आ गई? टी अपॉन कॉस आर। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। तो tan i माइनस आर बराबर क्या लिखोगे? सॉरी, साइन। साइन i माइनस आर बराबर एल एस अपॉन टी अपॉन कॉस आर। तो एल एस बराबर है लेटरल शिफ्टिंग बराबर जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये फॉर्मूला चाहो तो याद भी रख सकते हो, क्योंकि कई बार स्कूल के एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आ जाता है इस पर। तो वो तो देख ही रहे हो कि फॉर्मूला डिराइव करने में गलती कर सकते हो या फंस सकते हो।
बेटर है कि फॉर्मूला याद कर लिया जाए। लेटरल शिफ्टिंग का फॉर्मूला है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। लेटरल शिफ्टिंग क्या? एक बार और बता दीजिए लेटरल शिफ्टिंग क्या है। जैसे रे ऐसे जा रही थी पहले, अगर स्लैब बीच में नहीं आती तो रे ऐसे जाती रहती, लेकिन अब रे इस यहाँ पे आ गई अलोंग दिस लाइन, तो रे कितना शिफ्ट हुई, पैरेलली कितना शिफ्ट हुई, उसे बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। क्लियर है? ठीक है, ये यूज कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन आएगा इसमें इसी पे बेस्ड, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तुम्हारे प्रैक्टिकल में कुछ यूज नहीं होगा इसका, क्वेश्चन इस पे ऐसे आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना है इस पे बेस्ड। क्लियर है? कोई डाउट्स में? हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल। फ्री बोर्ड तो बेटा स्कूल में देखना पड़ेगा, बाकी हमने बोला था प्रैक्टिस कराएंगे उसकी। रिवीजन उसी में कराएंगे। नोट्स पढ़ो एक बार और उसके बाद हम तुम्हें क्वेश्चंस देंगे जैसे एग्जाम में आने वैसे, है ना, तो उसको प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, ठीक है ना? समझ में आ गया यहाँ तक? ये फॉर्मूला याद कर लेना है। लेटरल शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या है? टी साइन आई माइनस आई आर अपॉन कॉस आर। अब वो कई बार इसमें ऐसा होता है कि हम एक अजम्पशन लेते हैं, इफ आई एंड आर आर स्मॉल, मतलब ऐसा बोलो कि तू दोनों मत लिखो, चाहे ऐसा लिखो अगर आई छोटा है, अगर आई छोटा होगा तो क्या ऑब्वियसली आर भी छोटा हो जाएगा, सही है? अगर आई छोटा होगा तो आर भी छोटा हो जाएगा, मतलब पैरेक्सियल रेज वाली बात हो जाएगी। कौन सी बात हो जाएगी? पैरेक्सियल रेज या नॉर्मल व्यू जैसा बोलो। तो अगर ऐसा होता है, अगर आई और आर दोनों छोटे हो जाते हैं तो क्या करोगे? क्या साइन आई माइनस आर, क्या दिस विल बी इक्वल टू आई माइनस आर? सही है? यस सर। और कॉस आर? आर कॉस आर इक्वल टू क्यों? वन क्यों? हाँ, जब थीटा स्मॉल होता है तो कॉस थीटा क्या होता है? वन। तो कॉस थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन। तो बताओ शिफ्टिंग क्या, लेटरल शिफ्टिंग क्या आ जाएगी? टी साइन आई माइनस आर की जगह आई माइनस आर हो गया अपॉन वन, यानी कि ये। समझ में आया? कोई डाउट? बेटा रेडियन में होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर थीटा जब भी लिखते हैं तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, है ना? तो एल एस बराबर टी इंटू आई माइनस आर। इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो बताते हैं। यहाँ तक लिख लिया? अब यहाँ देखना, यहाँ पे और यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ, तो क्या आएगा? बोलो। क्या लिखूं? म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, लिख सकता हूँ ऐसा? स्नेल्स लॉ लगा के म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर लिख सकता हूँ। जब थीटा स्मॉल होगा तो साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? म्यू
म्यू1 इंटू आई बराबर म्यू2 इंटू आर। बोलो, कोई डाउट? इसको कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आई बराबर म्यू आर इंटू आर। व्हाट इज म्यू आर? स्लैब अपॉन सराउंडिंग, स्लैब अपॉन सराउंडिंग, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू आर क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब अपॉन सराउंडिंग। ऐसा लिख सकता हूँ। अब सुनना, तुम चाहो तो आई की जगह यहाँ पे रख के नया फॉर्मूला बना सकते हो, चाहो तो आर की जगह पे आई अपॉन म्यू रख के नया फॉर्मूला बना सकते हो। मेन तुम्हें ये याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो बाकी तो डिराइव कर लोगे तुम। समझ में आ रही है बात? ये याद होगा तो बाकी फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। इसका सिंपल सा यूज करके बस चाहो तो आर की जगह पर रख दो, आई की जगह पर रख दो, बाकी फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। बट ये याद होना सबसे मेन, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा सबको डिराइव कर लोगे। ये याद है, अगर आई और आर छोटे हैं तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आ गया। ये तो सिंपल सा स्लैश लॉ है ही, यहाँ से और निकाल सकते फॉर्मूले। साइन है जीरो नहीं, जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा होता है। नहीं भी बनो, वेरिएबल की फॉर्म में पूछ लेगा, वेरिएबल की फॉर्म में देगा, बोल देगा आई स्मॉल है। अगर 10 डिग्री से कम दिया हुआ तो स्मॉल मान लेंगे, है ना? समझ में आया? तो अभी तक हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। आगे अब पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल में कौन कौन सी सरफेस होंगी? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा बताओ, ये कौन सा मिरर है? तो अभी कोई सा मिरर नहीं है, अभी मिरर ही नहीं है, मुझे पॉलिश करना पड़ेगा तब पता चलेगा। अच्छा, तो इससे रिफ्लेक्शन होगा क्या? फिर इससे रिफ्लेक्शन होगा नहीं। इसका मतलब है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? डिपेंड करेगा इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है। अगर इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही हुई, अगर इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही हुई तो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और अगर यहाँ से आ रही हुई तो सही है। तो पहला हम लेते हैं कॉनकेव। मान लो इसको कॉनकेव बना देते हैं। कॉनकेव का मतलब क्या? इंसिडेंट रे इधर से आ रही होगी। ये कॉनकेव बोलने का मतलब है क्या? इंसिडेंट रे इधर से आ रही होगी। देखो मिरर में अच्छी बात थी कि मिरर में इंसिडेंट रे केवल एक तरफ से ही आ सकती थी। मिरर में इंसिडेंट रे केवल, लेकिन यहाँ पे इधर से भी आ सकती है, उधर से भी आ सकती है। तो अगर इधर से आएगी तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई? कॉनकेव। और इसी का दूसरा व्यू बनाते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट हो पूछ लो यहाँ तक। तो
तो ये सरफेस हो गई कॉनकेव सरफेस, इधर से रे आ रही है कॉनकेव और ऐसे रे आ रही है तो कॉन्वेक्स। इधर का मीडियम कुछ μ1 मान लेते हैं, इधर का मीडियम कुछ μ2 मान लेते हैं। जब दोनों मीडियम अलग अलग होंगे तभी तो रिफ्रैक्शन का मतलब है। अगर दोनों मीडियम सेम हो गए, अगर दोनों मीडियम सेम हो गए फिर क्या होगा? फिर रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन कोई डेविएशन नहीं होगा। रे आएगी सीधा निकल जाएगी, रे आएगी और निकल जाएगी सीधा। क्लियर है? रिफ्रैक्शन का मतलब तभी होगा जब दोनों मीडियम अलग अलग होंगे। तो ऐसा बोल सकता हूं कि μ1 इज द मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा बोल दूं कि μ1 इज द मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हुआ तो ऐसे रे आ रही हुई, उधर मिल रहा हुआ ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल हो जाएगा फिर। लेकिन ऑब्जेक्ट का मीडियम का मतलब होता है इंसिडेंट रेज का मीडियम। ऑब्जेक्ट दिखने में यहाँ लगे लेकिन ऑब्जेक्ट के मीडियम का मतलब क्या है? इंसिडेंट रेज का मीडियम। मतलब ऑब्जेक्ट, अब देखो एक चीज़ और सोचो, अगर रियल ऑब्जेक्ट आएगा, रियल ऑब्जेक्ट तो कहाँ आएगा? इंसिडेंट रेज यहाँ पे है, इंसिडेंट रेज यहाँ पर है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो यहाँ आएगा और वर्चुअल होगा तो यहाँ आएगा। इमेज रियल इमेज होगी तो कहाँ आएगी? इधर रियल इमेज इधर, क्योंकि रिफ्रैक्ट करने के बाद रे उधर जाएंगी। तो अगर उधर इमेज बनती है तो कैसी इमेज होगी? रियल इमेज। और अगर इधर बनती है तो वर्चुअल इमेज। उधर बनती है तो रियल इमेज और इधर बनती है तो वर्चुअल इमेज। समझ में थोड़ी आए? रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज कहाँ गई? तो जिधर रेज, अगर उधर इमेज बनी, जिधर रेज उधर काम हुआ तो रियल, नहीं तो वर्चुअल। बोलो क्लियर? तो μ1 को मैं क्या बोल सकता हूँ? μ1 को क्या μ1 इज द मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, या मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छा रहेगा? क्या बोल दूँ इसको? मीडियम ऑफ इंसिडेंट रेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मीडियम का मतलब भी यही होता है। और μ2 क्या बोल दूँ? ज़्यादा क्लियर? μ1 है मीडियम ऑफ इंसिडेंट रेज और μ2 है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। इसके साइन कन्वेंशन की बात करें, साइन कन्वेंशन जैसे हम पहले पढ़ते थे बिल्कुल सेम टू सेम। ये एक तरह से पोल हो गया, लेकिन पोल नहीं बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं सेंटर। यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, या पोल बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, उससे पोल ही बोल दो। चलो पोल बोला, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। यहाँ भी ऐसे ही, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। क्या साइन कन्वेंशन बिल्कुल पहले जैसा है? साइन कन्वेंशन बिल्कुल पहले जैसा है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? क्या क्या बेटा? बेटा जिधर रेज उधर अगर काम होता है तो रियल है, इंसिडेंट रे इधर है, ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो रियल होगा, और अगर इधर आएगा जिधर रेज ही नहीं है, इधर इंसिडेंट रे नहीं है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया तो वर्चुअल होगा। रिफ्रैक्टेड रे इधर है, तो अगर इधर इमेज आई तो रियल इमेज, और उधर इमेज आई तो वर्चुअल इमेज। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा?
इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा क्या कहीं? क्योंकि इसको तुम बनाओ पूरा स्फीयर तो इधर ही बनेगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर आएगा। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा? क्या कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? बोलो, सही है। एफ बराबर रेडियस तो आर है, फोकल लेंथ कितनी होती है? आर बाई, मिरर में होती थी वो कहाँ होती थी? मिरर में। यहाँ नहीं है वो आर बाई 2। 1/u + 1/v बराबर 1/f, वो मिरर में होता था। मैग्निफिकेशन बराबर HI/HO, वो हर जगह होता है, हमेशा होता है, डेफिनेशन है वो तो। m बराबर -v/u, मिरर में होता था। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे मिरर वाले फॉर्मूले नहीं बने, अलग फॉर्मूले होंगे ना यहाँ के। अच्छा, ये μ1 मैंने बोल दिया इंसिडेंट रे का मीडियम, μ2 बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम। u ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, और क्योंकि रियल हुआ तो यहाँ, वर्चुअल हुआ तो यहाँ। इमेज यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। मतलब u एंड v कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। u एंड v, u v पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए r कैसा होगा? इसके लिए r कैसा होगा? तो जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/u + 1/v बराबर 1/f, क्या वैसे यहाँ भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें u v f आए? क्या यहाँ भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें u v f आए? क्या फॉर्मूला है? 1/v - 1/u, वो लेंस के लिए होता है। ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये क्या है? जबकि लेंस में क्या होता है? 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। लेंस जो होता है उसमें एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। जबकि यहाँ पे क्या है? सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उसको हाफ से डिवाइड कर। तो बेटा डेरिवेशन तो बिल्कुल सेम रहेगा जो पहले हमने पढ़ा था। कैसे? ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, रे ऐसे गई, नॉर्मल बनाओ, इमेज बनाओ, ऐसे करके डेराइव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन करना नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद करना है। जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? UVF में रिलेशन, UVF में, लेकिन उस रिलेशन में μ1 μ2 भी आएंगे। उस रिलेशन में μ1 μ2 भी आएंगे। क्या है रिजल्ट? देखो, μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। ये फॉर्मूला है जो हमें याद करना है सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रिलेशन बिटवीन u v एंड f। f तो होता, फोकल लेंथ तो बताया नहीं मैंने अभी, यहाँ पे r बताया है, u v और r। तो μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। सर, हाँ, तो इसमें भी तो 2 रिफ्रैक्शन होते होंगे। 2 रिफ्रैक्शन होते होंगे, मतलब 2 कैसे होंगे इसमें? पता नहीं चलता होगा सर, काफी छोटे एंगल्स होते होंगे। हैं? बोलो बोलो, 2 कैसे होंगे इसमें? तो इसकी कुछ थिकनेस तो होगी, वो स्लैब थिन है, थिन, बहुत थिन है, बहुत थिन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है हमें। μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। जैसे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था पहले, कौन सा मैग्नीफिकेशन? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन।
कौन सा मैग्निफिकेशन? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लेटरल मैग्निफिकेशन। HI अपॉन HO होता है किसके लिए? सबके लिए, वो तो डेफिनेशन है। मिरर में होता था -V अपॉन यू, मिरर में होता था -V अपॉन यू, यहाँ पे होगा V अपॉन यू, तो आएगा ही आएगा, ऊपर आएगा μ1, नीचे आएगा μ2। रिफ्रैक्शन में माइनस नहीं आता, रिफ्लेक्शन में माइनस आता है, रिफ्रैक्शन में माइनस नहीं आता मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला μ1 V अपॉन μ2 U। टर्म सारी याद रखना। μ1 क्या है? फॉर्मूले में μ1 आ रहा है ना। व्हाट इज μ1? मीडियम ऑफ इंसिडेंट रेज। व्हाट इज μ2? मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। U V R को साइन के साथ रखना है। U V R को कैसे रखना है? साइन के साथ। यहाँ भी U और V को कैसे रखना है? साइन के साथ। समझ में आया? अच्छा, ये तो हो गया कौन सा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। दूसरा कौन सा था? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जो कि मिरर में क्या पढ़ा था? ml बराबर -m²। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे ना। dv/du तो होता है, क्या होता है? निकाल के देखते हैं मेरे को। आगे बढ़ो। क्या है? dv/du होता है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? dv/du। सही है? चेंज क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? अच्छा, फॉर्मूला क्या है? μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R। इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो μ2 तो है ही, 1 अपॉन V का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन V² dV। बोलो सही है? सही है? इधर देखो, μ1 तो है ही, 1 अपॉन U का डिफरेंशिएशन करोगे -1 अपॉन U² du, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन U² du बराबर 0, कांस्टेंट। तो सॉल्व करके यहाँ से dv अपॉन du की जो तुम्हें वैल्यू निकल के आ रही है, जो निकल के तुम्हें दिख रही है वैल्यू, क्या आ रही है? dv अपॉन du बताओ। dv अपॉन du क्या? μ1 V² अपॉन μ2 U²। ये आ रहा है? कुछ और आ रहा है? μ1 V² अपॉन μ2 U²। ये फॉर्मूला आ गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। अपन ने एक बार डेरिवेशन करके देखा सब में, है ना? यहाँ तो कर ही लिया डेराइव। बाकी यहाँ फॉर्मूले अपन को याद कर लेने। सिंगल रिफ्रैक्शन का UVR का रिलेशन, अभी फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी आएगा। UVR का रिलेशन, मैग्निफिकेशन और फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्लियर है? आगे बढ़ूं?
क्वेश्चन देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, जिसकी हाइट है 4 mm, यहाँ से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है। इधर का म्यू हमें दिया हुआ है। इधर का म्यू दिया हुआ है 2 और इधर का म्यू दिया हुआ है 5। और कुछ डाटा चाहिए नहीं ना? ये फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। बोलो। -180 भाई 5821 क्या करोगे? बोलो u कितना? क्या ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा? u कितना? -90। r कितना? -60। सही है। μ1 कितना? μ1 2, μ2 कितना? 5, ho कितना? +4। ये समझ में आ गया? अब फॉर्मूला लगाते हैं पहले। फॉर्मूला क्या है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 कितना है? μ2 v निकालना है। μ1 2। अरे समझ में आ रहा है? u की जगह -90, μ2 माइनस μ1, r कितना? -60। इसको सॉल्व करके क्या v की वैल्यू आ जाएगी? ये आ गया 3, यानी कि -1/20, -1/20 और ये 1/45, तो -1/45 और -1/20 सही है। 45 है ना? 1/20 हो गया, 1/45 हो गया। उधर जाके तो 9 इनका आ गया 180 एलसीएम आ गया, तो 4 और 9 13।
तो -13/180 हो गया, सही है। तो v बराबर -900/13, ये आ रहा है, v बराबर -900/13। कोई डाउट? कैसी इमेज बनी, रियल वर्चुअल? रियल की वर्चुअल? नेगेटिव आ रहा है अभी, वी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या इमेज इधर है? इधर मतलब कैसी? वर्चुअल। तो इमेज बनी वर्चुअल। अच्छा, अब ये बता सकते हो कि इमेज इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी? पॉजिटिव होगा तो नहीं, अब यहीं से बस, और इसके बाद बिना सॉल्व किए, इसके बाद सॉल्व मत करो, अब बताओ कैसे 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 क्यों? सर रिफ्रैक्शन में वो उसका इन्वर्टेड है तो जैसी की वैसी बनेगी। मैंने तुम्हें एक चीज़ याद कराई थी कि अगर नेचर सेम तो इन्वर्टेड, और नेचर चेंज तो मतलब रियल से वर्चुअल हुआ या वर्चुअल से रियल हुआ तो इरेक्ट, और रियल से रियल, वर्चुअल से वर्चुअल तो, याद कराया था। डायरेक्ट यूज करो ना, बिना मैग्नीफिकेशन निकाले भी हम बता सकते हैं, लेकिन चलो निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन। अगला पार्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? μ1 कितना है? 2। v कितना आया? μ2 कितना है? 5। u कितना है? माइनस माइनस की प्लस -90, सही है। सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? 10 +4/13 आ रहा है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज कैसी? इरेक्ट। वो तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया था, अगर रियल से वर्चुअल हुई मतलब कैसी बनेगी? इरेक्ट। डायरेक्ट याद कर सकते हो रिजल्ट को। अच्छा, और साइज पूछा इमेज का, कैसे निकालूंगा? क्या m बराबर HI/HO होता है? m हो गया 4/13, HI निकालना है, HO है 4। सॉल्व करके HI की वैल्यू आ गई 16/13 mm। मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है ना, तो क्या डिमिनिश्ड भी बनेगी? कितना इजी है? इससे आसान कुछ हो सकता है? पहले क्या आसान था इससे? आगे बढ़ूं? ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। Find the position and nature of image.
फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। बोलो। प्लस मतलब इधर पहले क्या 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 इसमें लेफ्ट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे उधर से आ रही है ना, इंसिडेंट रे उधर से आ रही हैं तो क्या ये पॉजिटिव होगा? यू बोलो कितना यू? +60, रेडियस +120, μ1 2, μ2 4। सही है, लगाओ फॉर्मूला। μ2/v माइनस μ1/r बराबर μ2 माइनस सॉरी μ1/u। u कितना है? 60। μ2 माइनस μ1/r। समझ में आया? तो ये 1/60, 3/60, 20, v80 आ रहा है आई थिंक, +80 ना। तो v प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब इधर बनेगी, रेज भी इधर है तो रियल। कैसी बनी? रियल। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ूँ? अगला सवाल। इंसिडेंट उधर से आ रही है, ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका रेडियस दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, इधर म्यू दिया है 2, इधर म्यू दिया 3। मान लो मैं तुमसे बोलूँ इसकी फोकल लेंथ बताओ, क्या बताओ इसकी? क्या बोलोगे? इधर फोकल लेंथ का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो वो तुम मिरर में पढ़ा था r/2। कैसे हैं? बोलो बोलो। सर फोकल लेंथ जैसा कुछ होगा ही नहीं। होगा क्यों नहीं होगा? यू कहाँ दिया हुआ है? कुछ है ही नहीं यू भी तो। फोकल लेंथ, फोकस जो पॉइंट होता था, फोकस। रे को सेंटर से पास करा के सर सिमेट्री यूज करके नहीं, सुनो, फोकस जो
बताया था हमने उसका रियल डेफिनेशन क्या है फोकस का? पैरेलल लाइंस पास अगर रेज आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो मिरर में रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद किस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी या किस पॉइंट से आती हुई दिखेंगी, क्या उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं? बस यही करना है। जब भी फोकस पूछे तो हमें क्या करना है कि इंसिडेंट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं तो वो किस पॉइंट पे मिलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन या मिलती हुई लगेंगी, वो फोकस होगा। आप कर सकते हो या अभी भी कोई दिक्कत है? अब कर सकते हो कि अभी भी कोई दिक्कत है? क्या इंसिडेंट रे? हाँ सर, इंसिडेंट रे यहाँ से लाऊं कि वहाँ से लाऊं? यहाँ से लाऊंगा तो इंसिडेंट रे 2 में हो जाएंगी, वहाँ से लाऊंगा 3 में हो जाएंगे, तो ये भी दिक्कत है। मतलब दोनों साइड से फोकल लेंथ अलग अलग होती है। मतलब यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो ये भी डिपेंड करेगी कि इंसिडेंट रे किस मीडियम में आ रही है, इधर से आ रही है उधर से आ रही है। क्लियर है? इसमें फोकल लेंथ इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि रेज कहाँ से आ रही है। तो दोनों केस लेके करना पड़ेगा, दोनों केस लेके करना पड़ेगा। केस 1, जब इंसिडेंट रेज म्यू बराबर 2 में है मान लो, तो डायग्राम बनाते देखना। ऐसा ही तो होगा। यहाँ का म्यू 2 है, यहाँ का म्यू 3 है, इसका रेडियस कितना है? 90। सही है। तो रेज पैरेलल कहाँ पे कन्वर्ज करती हैं? तो देखते हैं। फॉर्मूला है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। बोलो क्लियर है? तो कोई डाउट है? तो कोई डाउट बोलो। क्या करूं? क्या करूं? μ1 की जगह 2, μ2 की जगह 3, μ2 की जगह 3, μ1 की जगह 2 और u की जगह इन्फिनिटी। u क्या हो गया? इन्फिनिटी। प्लस की माइनस? प्लस की माइनस फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी का भाग दोगे 0 आएगा, उससे फर्क। μ2 माइनस μ1 अपॉन r। r कैसा? प्लस की माइनस? सॉल्व करो, क्या आ रहा है? सही है। तो ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है यहाँ पे कहीं, यही तो फोकस है। यही तो फोकस है। जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेंगी या जिस पॉइंट पे एक्सटेंड करने पे मिलेंगी वही पॉइंट क्या होगा? फोकस। बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ हो गई, फोकल लेंथ हो गई -270 सेंटीमीटर। कोई डाउट? है तो क्लियर? अच्छा आगे देखो। केस 2, केस 2 क्या होगा? अगर म्यू बराबर 3 वाले मीडियम से रेज आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं?
u बराबर 3 वाले से। तो क्या होगा देखो, क्या अब लेफ्ट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा? बोलो। म्यू2 कितना, म्यू2 ये म्यू1 और ये म्यू2, तो म्यू2 हो गया 2, वी निकालना है, म्यू1 हो गया 3 इन्फिनिटी बराबर 2 माइनस 3 अपॉन प्लस 90 माइनस प्लस 90 माइनस 90, इधर पॉजिटिव है ना, तो इसका सेंटर इधर ही तो होगा। सॉल्व करके v की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 180 पक्का। इसका मतलब क्या, फोकल लेंथ भी माइनस 180 हो गई। सेम आई, अलग लगाई दोनों तरफ से फोकल लेंथ अलग लगाई ना, मतलब क्या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। सिंगल रेफरेंस, जैसे मिरर का तो फिक्स होता था r/2, लेकिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस में देखें तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या क्यों हो रहा है? तो आएगा बेटा, मीडियम अलग अलग है ना, वो तो उधर से रे आएंगे तो अलग जगह कन्वर्ट होंगे, उधर से अलग जगह कन्वर्ट होगी। मतलब दोबारा बोलो। इधर से रे आ रही है, नहीं ऐसे कन्वर्ट क्यों करोगे इसमें, ये इसमें कन्वर्ट थोड़ी कर सकते हो, ये पैरेलल वाले में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किस में करते हैं? बाकी कन्वर्ट करने से यहाँ पे आ जाएगा, लॉजिक बता दूंगा मैं, लेकिन कन्वर्ट करना नहीं है, तो ऐसे ही निकालना है हमेशा, ठीक है ना? ऐसे निकालो, कन्वर्ट नहीं करना है। कन्वर्ट कहाँ करते हैं हमेशा, जो बताया पैरेलल रिफ्रैक्शन वाले में। आएगा ना, क्योंकि फॉर्मूले से आ जाएगा वो। तो ये क्या डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पे? डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन बोलो क्लियर? अब एक और चीज़ बताता हूँ काम की, यहाँ पे देखो, तुम चाहो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? कैसे? क्या म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर होता है, है ना? व्हेन u इज इन्फिनिटी, उस समय पे जो v मिलता है वही तो f होता है। जब u को इन्फिनिटी रख दो तो u को इन्फिनिटी रखने पे जो v मिलता है वही तो f होता है। रख दो, तो u की जगह रखो इन्फिनिटी, v की जगह रखो f। सॉल्व करके यहाँ से तुम्हें फोकल लेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा, म्यू2 आर अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1। तुम चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तुम चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? चलो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।